जय श्री राम। आज हम बात करेंगे फिजिक्स क्लास 11th में। अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, आप मैथ्स लिए हैं, तो आपको फिजिक्स किस तरीके से पढ़ना चाहिए क्लास 11th के लिए, और आगे आने वाले बोर्ड्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, जेई के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, नीट के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या क्या बुक्स आपको फॉलो करनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है कि इतने बड़े सिलेबस को किस तरीके से कवर करना है, ये हम बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि चैप्टर की डिफिकल्टी क्या है। मैं पूरा आज चैप्टर को नोट डाउन करके अच्छे से एक अपनी अनुभव के अनुसार जो स्ट्रैटेजी बनाया वो आप लोग के साथ शेयर करने के लिए वीडियो को लाया हूँ। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात कि कितने सारे चैप्टर्स हैं हमारे पास क्लास 11th में। आप देख सकते हैं फिजिक्स क्लास 11th में हमारा इतने 15 चैप्टर्स हैं हमारे पास। तो इस 15 चैप्टर्स को कवर करने के लिए क्या राइट स्ट्रेटेजी हो सकती है, ये हमको डिस्कस करना है। क्या बुक्स को फॉलो करना है, ये हमको डिस्कस करना है। और किस तरीके से हमारा नोट मेकिंग रहेगा या किस किस कंटेंट को हमको फॉलो करना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। क्लास फिजिक्स जो 11th है वो काफ़ी अलग है 10th के साइंस और सारी स्ट्रीम से, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। थोड़ा सा झटका जो लगता है 11th क्लास में सबसे पहले फिजिक्स को लेकर लगता है, इसलिए मैं आपको 11th स्टार्ट होने से पहले ही आपको फिजिक्स के लिए प्रिपेयर करना चाहता हूँ। उससे ये जब स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से अपना फ्लरिश कर पाएंगे। तो प्लीज इस वीडियो को पूरे तरीके से देखिए, उसमें आप कुछ ना कुछ गेन करके जरूर निकलेंगे। चलिए, तो सबसे पहली बात, पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड है। नाम सुनने में काफी इजी लगता है, लेकिन ये सबसे पहले आपको ये हाथ में मेरी एनसीईआरटी है, इसमें ये बताया गया है फिजिकल वर्ल्ड में। थोड़ा सा ब्रीफ करते हुए चलूंगा मैं हर चैप्टर्स के बारे में कि फिजिक्स क्या है, स्कोप और एक्साइटमेंट क्या है फिजिक्स का, मतलब फिजिक्स कहाँ से लेके कहाँ तक आया है और आगे क्या क्या अपॉर्चुनिटी हमारे पास फिजिक्स से रिलेटेड बनती है। टेक्नोलॉजी हो गया, सोसाइटी से हो गया, फंडामेंटल फोर्सेस क्या होते हैं नेचर में, कौन से फोर्सेस अवेलेबल हैं, है ना, फिजिकल लॉज के नेचर क्या है, इस सारे बेसिक चीजें मतलब फिजिक्स से इंट्रोड्यूस किया जाता है कि फिजिक्स क्या है पहले चैप्टर में। दूसरे चैप्टर में हम बात करें यूनिट्स एंड मेजरमेंट में, जो है बहुत सारे यूनिट्स आप सीखेंगे, किस चीज को किस में नापा जाता है, किस यूनिट में नापा जाता है, किस चीज को मेजर कैसे किया जाता है, उसमें गलतियां क्या हो सकती हैं। इन सारी चीजों में आपको, जैसे मेजरमेंट ऑफ लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, इस सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गया, डायमेंशनल किसी चीज का जैसे लेंथ है उसमें मीटर एक डायमेंशन होता है, तो हर चीजों का हर जो पैरामीटर है उसको किस में नापा जाता है, उसका डायमेंशन क्या है, ये सारी चीज आप यूनिट्स एंड मेजरमेंट में सीखेंगे, जिसमें आप एरर्स के बारे में भी डिस्कस करोगे। मैं थोड़ा सा ब्रीफ, ये चैप्टर उतना डिफिकल्ट नहीं है, बट यस बहुत ही बेसिक है, जिसको आपको लेकर चलना होगा थ्रू आउट ईयर पूरे ग्रेजुएशन तक। मतलब अगर पोस्ट ग्रेजुएशन तक भी हम बात करें तो यूनिट्स और मेजरमेंट के तौर पे आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा, तो अच्छा रहेगा। आपको डायमेंशनल में अच्छा प्रकट होगी, एरर्स में अच्छा प्रकट होगा। तो इन जनरल आपके सारी चीजें यूनिट्स में मिस्टेक नहीं होगी, जिससे कई लोग के कई सारे मार्क्स कट जाते हैं। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट ये फाउंडेशन ले करता है। उसके बाद आता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम डिस्कस कर सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन करता है स्ट्रेट लाइन में, तो क्या क्या सिचुएशन बनती है, उस सारी चीजों को मोशन इन स्ट्रेट लाइन में डील किया जाता है। फिर मोशन इन प्लेन, मतलब 2D फैक्टर में आप पहली बार जो है वेक्टर से इंट्रोड्यूस करोगे। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट और एडिशन ऑफ वेक्टर्स, प्योरली आप मतलब वेक्टर से इंट्रोड्यूस होगे। उसके बाद लॉज ऑफ मोशन हो गया, जिसमें न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ोगे, फ्रिक्शन फोर्स, बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, ये एक चैप्टर हो गया। वेव, वर्क एनर्जी पावर हो गया, इसी का एक्सटेंशन है। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, जो कि आप पहले भी पढ़े होगे, लेकिन इसमें इन डेप्थ चीजें पढ़ोगे। और एनर्जी हो गया, पावर हो गया। फिर ये मेरे हिसाब से सबसे पहला जंप आपको मिलेगा यहाँ पर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन में। यहाँ पे थोड़ी चीजें टफ होनी शुरू होंगी, क्योंकि यहाँ पे रोटेशन की बात होगी, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात होगी। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ना एक्स्ट्रा एफर्ट देना होगा फर्स्ट टाइम रीडिंग में, कि मेरे को ये चैप्टर को किस तरीके से कवर करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर मेरे को आज भी लगता है। जब भी मैं आज भी अपने कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करता हूँ, जब भी बीइंग ए मैकेनिकल इंजीनियर में इन सब चीजों से बहुत, मतलब क्लास 11 टोटली मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे बेस्ड है, क्लास 12 आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये सारी चीजों पे मैं रेगुलर वे में टच में रहता हूँ, रेगुलर पीवाईक्यूज बनाता हूँ, लेकिन मैं डर नहीं बैठा रहा हूँ, बट एक्चुअल चीज बता रहा हूँ। इसका डेप्थ बहुत है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का, क्योंकि हम आज तक रोटेशनल बॉडी की स्टडी हम बहुत कम करते हैं। उसमें जो पैरामीटर्स इन्वॉल्व होते हैं, चाहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, आपका एंगुलर मोमेंटम के साथ जो आपका रोटेशनल पूरा मोशन हो गया, और सर्कुलर मोशन आ जाता है, उसमें प्योर रोलिंग आ जाती है, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जिसमें आपको मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ता है, आपको आपको एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ता है। तो ऐसी कई सारी नए नए टर्म्स से आप फर्स्ट टाइम मेरे हिसाब से जो एकदम ही न्यू लगेगा वो ये चैप्टर लगेगा आपको। मतलब 6 चैप्टर तक तो आपको लगेगा कि यार ठीक है, एक एक्सटेंशन है, एक डिफिकल्टी लेवल अप है, लेकिन इसमें टोटली न्यू चीजें लगी। मैं जब 11th क्लास 2015 में पढ़ा, तो मुझे बहुत ही नई नई चीजें लगी, 2014 में सॉरी।
तो काफ़ी नई चीज़ें लग रही थी कि यार ये किस टाइप का होगा। उस टाइम तो यूट्यूब लेक्चर्स भी नहीं होते थे। आज तो यार आप लोग के पास, अगर आपके स्कूल में, आप कोई भी स्कूल में पढ़ रहे हो, अगर आपके कोचिंग में, अगर आप कोचिंग नहीं भी जाते हो, स्कूल में उतनी अच्छी पढ़ाई बाई चांस नहीं होती, तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, कोई भी टॉपिक या चैप्टर जो मैंने नाम लिया रखा हुआ है यहाँ पर, फिजिकल वर्ल्ड हो गया, इसकी जरूरत आप सेल्फ रीड करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इंटरेस्ट बनाने के लिए यूनिट्स एंड मेजरमेंट को लाइट नहीं लेना, ये फाउंडेशन है पूरा। मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो गया, मोशन इन प्लेन हो गया, लॉस ऑफ मोशन हो गया, वर्क एनर्जी पावर हो गया, सिस्टम ऑफ पार्टिकल से कोई भी चैप्टर को आप जब लिखेंगे, टाइप करेंगे, तो एक बहुत ही अच्छे अच्छे लोगों के लेक्चर्स आ जाएंगे उसमें। मतलब कोई दो राय नहीं है, सारे लेक्चर्स अच्छे हैं, सारे लेक्चर्स कंप्लीट हैं, सब चीज थॉरो वे में कवर की गई है ना। जब मुझे भी किसी चीज में डाउट होता है तो मैं बैक टू बेसिक ये एनसीईआरटी या एसएलआर जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आगे चल के, उस पर आता हूँ। या जो भी लेक्चर्स मुझे इन शॉर्ट तुरंत चाहिए होता है किसी कॉन्सेप्ट के लिए, वो मैं देख लेता हूँ। हर किसी को डाउट्स आते हैं, लेकिन उस डाउट को रिजॉल्व करके रखना है, पकड़ के नहीं रखना है, और लास्ट टाइम तक फिर वो पाइल अप होते जाती है तो चीजें बढ़ जाती हैं। इस चीज में आप ध्यान रखना 11th-12th में खास कर, कि अपने डाउट को पर डे में क्लियर करते चलना। मैक्सिमम 1 वीक तक चलना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चलना चाहिए। आप सॉल्यूशन कहीं ना कहीं से, अपने टीचर से, अपने कोचिंग अगर आप जा रहे हैं वहां से, या ऑनलाइन से, या बहुत सारे ऐप्स हैं जिसमें आप फोटो खींच के आप डालेंगे, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और भी लेक्चर्स हो गए, ये सारी चीज फॉलो करके ना, मतलब डाउट्स को आप पाइल अप करके मत रखना, एक इंटरेस्ट बनेगा। और सबसे पहली बात, आप मार्क्स के लिए मत जाना। टोटल क्लास 11th में आप जो है फाउंडेशन बना रहे हो, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना रहे हो। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक सोच के रखना आप कि मेरे को इस अच्छे कॉलेजेस में, अच्छे आईआईटीज, एनआईटीज, गवर्नमेंट कॉलेजेस, एम्स, यहाँ तक जाके अपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन को कंप्लीट करना है। उसके लिए 11th क्लास में बहुत अच्छी नींव रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसमें आप मार्क्स के बेसिस पे उस चीज को मत करना, आप मार्क्स के पीछे मत जाना, आप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को लेकर चलना, तो अच्छी इमारत बनेगी आगे चल के। तो उसमें ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि ये चैप्टर का इंपॉर्टेंस समझना, अंडरस्टैंडिंग करना कि यार ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसमें क्या क्या अलग अलग टाइप के चैप्टर्स हैं, क्या क्या अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, क्या क्या सिचुएशन आ सकती है इन सारे चैप्टर्स। मतलब मिक्स ऑफ कई सारे चैप्टर, 2-3 चैप्टर को क्लब करके क्वेश्चन कैसा बनता है, वो पी वाई क्यूज में मिलेंगे आपको, स्पेशली नीट और जेई मेंस और जेई एडवांस के पी वाई क्यूज में। ठीक है। और कुछ भी अच्छे क्वेश्चन, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चंस भी आपको जो मैं बुक रिकमेंड करूंगा उसमें भी मिल जाएगा। और एनसीईआरटी के भी पीछे जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है, वो आपको प्रैक्टिकल सिचुएशन में सोच के सॉल्यूशन निकालने में भी मजबूर करेंगे। वो सब चीज को आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट अच्छा होगा। और इंटरेस्ट के लिए, नॉलेज के लिए पढ़ना, ऑटोमेटिकली आप अच्छा ग्रो करोगे। फिर अब आ जाते हैं आगे। इस चैप्टर में बताया एक्स्ट्रा अटेंशन की जरूरत पड़ेगी, हो सकता है फर्स्ट टाइम में ना समझ में आए, 2 से 3 बार पढ़ना, उससे आप अच्छे से डील कर पाओगे। फिर ग्रेविटेशन एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है, वैसे इन जनरल फिजिक्स काफी इंटरेस्टिंग है ना। ग्रेविटेशन एक अच्छा, ये भी एक नया चैप्टर मिलेगा आपको। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स हो गया, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स हो गया, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हो गया। ये तीनों चैप्टर आपको नए लगेंगे। यहाँ से आपको नई नई चीजें समझ में आने लग जाएगी। थर्मोडायनेमिक्स काफी नया लगेगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस नया लगेगा, ऑसिलेशंस नया लगेगा, वेव्स नया लगेगा। तो ये जो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये 4 और ये 3, 7 चैप्टर है, ये काफी नए चैप्टर्स हैं। इसमें आपको 11th क्लास और 12th क्लास की जो नींव है, जो तरीका है, वो अगर आप पकड़ लोगे तो ये चैप्टर्स को अच्छे से रीड करके आप समझ पाओगे, आगे अच्छे से डील कर पाओगे। वो तरीका इस 8 चैप्टर में आपको मेंटेन करना है। जैसे कि मैं बताया, नॉलेज के लिए पढ़ना है, अच्छी बुक्स को रीड करना है, अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, डिफिकल्ट क्वेश्चंस को स्किप नहीं करना है, और डेली की डेली डाउट सॉल्व करना है, और अच्छे से प्रैक्टिस करना है। उसके बाद ये आपका बाकी के चैप्टर्स, आपको एक तरीका पता चल जाएगा कि किस तरीके से पढ़ा जाता है। 11th तो क्लास 12th में थोड़ा सा डिफरेंस फील हो सकता है आपको, आप इनिशियली स्टेज में, आप 11th में आओगे तब। तो ये चीज आपको फॉलो करते हुए चलनी है। इन जनरल चैप्टर्स डिफिकल्ट नहीं है, नए हैं, नए नए कॉन्सेप्ट्स आते हैं, आपको इमेजिनेशन पावर यूज करनी पड़ती है, एनालिटिकल पावर यूज करनी पड़ती है। कई चीजों को एनालिटिक्स के तौर पे देखा जाता है कि यहाँ पे सॉलिड्स को ऐसे कंप्रेस करते हैं तो ये पैरामीटर्स में हम जज करते हैं, फ्लूइड ऐसा फ्लो करता है, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर क्यों है, मतलब रेलिंग, जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उसमें गैप क्यों दिया जाता है। इस पे ये सारी चीजें आपको ये चैप्टर पे कवर हो जाएगी, चैप्टर नंबर 11th पे। ठीक है। उसके बाद ये तरीका हो गया। वेव्स ऑसिलेशन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, बहुत काम आएगा, इसको बहुत ही आराम से पढ़ना। जैसे कि मैंने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और रोटेशनल मोशन में बोला, तो ये 2 चैप्टर्स को भी उसी तरीके से पढ़ना। उसके बाद बुक्स टू रीड, एक ही बुक मैं रिकमेंड करूंगा, एस.एल. अरोड़ा। ये बहुत ही अच्छी बुक है। एनसीईआरटी बुक ना फर्स्ट टाइम आप रीड करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, और इंटरेस्ट लूज हो जाएगा, और इंटरेस्ट लूज होगा ना तो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। पूरे 15 चैप्टर की जर्नी है ये, पर 15 चैप्टर की जर्नी है, और आपके पास कितने समय होते हैं एग्जाम से पहले? 10 महीने। बहुत कम टाइम है ये, क्योंकि आप एक एक चैप्टर के, एक एक टॉपिक को आप जब स्टडी करोगे, उसके टॉपिक के कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं, उस पर स्टडी करने लगे होगे, तो एक सही तरीके से आप स्टडी कर पाओगे तो वो सारे कंटेंट को कवर कर पाओगे। अदरवाइज आपका सिलेबस छूट जाएगा। सिलेबस छूटने से सिर्फ मार्क्स की नुकसान नहीं होगी, आपका फाउंडेशन अधूरा रह सकता है आगे चल के, क्योंकि आपका एम 11th अच्छा करना जरूर है, लेकिन आगे नीट, जेई, ये सारी चीजों को क्लियर करना है। आगे जो
कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दोगे फ्यूचर में भी आफ्टर ग्रेजुएशन, उसमें भी ये सब बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, क्योंकि फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो अच्छा ही आएगा। हर जगह फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आएगा। आप बोलोगे 11th 12th तक के लेवल का तो नहीं आता, लेकिन जो पढ़ के जाएगा वो 10th तक वालों को तो आराम से क्लियर करेगा ना। 10th में जो वेव्स आएगा, ऑसिलेशन आएगा, आप 12th में लाइट पढ़ोगे, वेव्स एक बार फिर पढ़ोगे ट्रैवलिंग के पर्सपेक्टिव में, यहाँ पे आप ऑसिलेशंस के पर्सपेक्टिव में पढ़ोगे, फ्रीक्वेंसी के पर्सपेक्टिव में पढ़ोगे, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी वगैरह चीजें जानोगे, तो ये आपको एक एक्स्ट्रा एज देगा। हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एक एक्स्ट्रा एज पाने की कोशिश करो, और वो एक्स्ट्रा एज जो मैंने चीजें बताई, चैप्टर्स कैसे कवर करना है, उस तरीके करो। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीबीएसई के, नीट के, जेई के पीवाईक्यू सॉल्व करते चलो। सीबीएसई के क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे आपको? सीबीएसई के क्वेश्चंस आप सर्च कर सकते हो, 11th क्लास के भी क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं, कुछ अच्छे कोचिंग मटेरियल वाले भी डाल के रखते हैं, तो वो आप क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए। नीट और जेई के तो थॉरली अवेलेबल है ना, उससे आप स्किप मत कीजिए, उसको सॉल्व जरूर कीजिए। एक बार एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस को भी जरूर सॉल्व कीजिए। उसके बाद आ जाते हैं डिफिकल्टी लेवल कितना है। बोर्ड के अगर रिस्पेक्ट में जानूँ, अगर आप 10th में अभी अभी आए हैं, पास करके 11th आए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का स्ट्रीम आपने चुना है, साइंस स्ट्रीम आपने चुना है, तो डिफिकल्टी लेवल यस, फिजिक्स में स्पेशली अगर हम बात करें, हो सकता है आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, लेकिन आप जिस तरीके से इंटरेस्ट बना के चलोगे ना, तो मेरे को भी बहुत इंटरेस्ट आया था 11 12 थ्रू आउट द दोनों क्लास, मतलब मेरे को सबसे फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स रहा था, और यही तरीका मैंने फॉलो किया था जो मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद मेरे 11th फिजिक्स में भी जो है, मैं बताना चाहता हूँ, हालांकि वो लोकल एग्जामिनेशन स्कूल कंडक्टेड रहता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, मेरे फिजिक्स में, इफ आई एम करेक्ट, मार्कशीट मेरे पास अभी मेरे को ध्यान नहीं है 11th की है कि नहीं, 97 या 98 इतने मार्क्स मैंने स्कोर किए थे फिजिक्स 11th क्लास में। 12th क्लास के मार्क्स तो है ही यहाँ पर, बट ये मैं अपनी ग्लोरी बताने के लिए नहीं करना चाहता, उसके पीछे का प्रोसेस जो है वो बताने के लिए मार्क्स को बता रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा दृढ़ निश्चय हो जाए कि यार ये प्रोसेस गलत नहीं है। बैक इन 2015 उस टाइम के एग्जाम मैंने एग्जाम दिए थे 11th और 12th का 2017 में, तो उस सॉरी 2016 और 2017, यस, तो उस समय जब मैंने एग्जाम दिया था, तब जो है वो ये थ्योरी काम कर सकती, तो अब क्यों नहीं कर सकती? आपके पास तो अब ज्यादा रिसोर्सेस आ चुके हैं। उस टाइम मेरे पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं था 11th में, ना ही 12th में था। मेरे पास एक लैपटॉप था जिसके बेस पे 12th में आया वो भी। मैं वीडियो लेक्चर्स कभी कभी सर्च करता था, 2016-17 की बात है, लेकिन उतने लेक्चर्स फ्रीली अवेलेबल नहीं थे, ये मैं, या मुझे नहीं मिले उस समय, मैं इतना अच्छे से कह सकता हूँ। लेकिन जो बूम आया वो 19-20 के अराउंड आया, जहाँ पे फ्री लेक्चर्स थॉरोली अवेलेबल है हर चैप्टर्स की। अब तो आप मतलब एक ही टीचर के 3-3 बार वाले लेक्चर्स अवेलेबल है अलग अलग प्लेटफॉर्म में, हर टीचर के। तो रिसोर्सेज की तो कमी अब, और बोलोगे आईटी लेवल, जी हाँ, आईटी लेवल की रिसोर्सेज अवेलेबल है, बुक्स अवेलेबल है, पब्लिकेशंस हैं। पीवाईक्यू नहीं है तो आप पूरा वीडियो लेक्चर की सीरीज फॉलो करके आप कवर कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो, बार बार रिवाइज कर सकते हो। इस तरीके से आप करोगे ना, अब तो आप और बेटर कर सकते हो, आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो, जेई नीट में और अच्छा कर सकते हो, 120 में 100 प्लस ला सकते हो आप। हालांकि मैं कहने को आसान है, लेकिन एग्जीक्यूशन आप उतना एम करके चलो ना, उतना एम करके चलोगे आप, तो उसके आसपास भी रहोगे तो आपको अच्छा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको सॉल्व करके चलनी है। डिफिकल्टी लेवल बोर्ड में 8 आउट ऑफ 10 मेरे हिसाब से आसान है ये। 80% तक स्कोर करना इजी है ये प्रोसेस फॉलो करके, अगर आप सिंसियर स्टूडेंट है, सिंसियर स्टूडेंट ही साइंस लेते हैं। उसके बाद आपको थोड़ा सा मतलब इस तरीके से फॉलो करते हुए चलना है, पर रिलैक्स रहना है। मैं बोला ना, मार्क्स के लिए चलते चलोगे, पढ़ते रहोगे तो रिलैक्स नहीं रह पाओगे। नॉलेज के लिए चलना, मार्क्स अपने आप आ जाएंगे। उसके बाद आईटी जेई के लिए अगर मैं बात करूं, तो 2-2 3-3 चैप्टर को क्लब करके एक सवाल बनता है, इसलिए ना वो थोड़ा चैलेंजिंग, इसलिए 5 आउट ऑफ 10 ये थोड़ा डिफिकल्ट है, चैलेंज है, टास्क है, रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए उसमें। नीट में रेगुलर स्टडी चाहिए, बार बार पीवाईक्यू सॉल्व करो, वो बन जाएगा। और एग्जाम दिन में भी कुछ पैटर्न टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वो आप निकाल लोगे, बस नेगेटिव मार्किंग नहीं करना, सिली मिस्टेक्स नहीं करना, फॉर्मूला कलेक्ट लगाना। तो उसके बेस में आप नीट कर सकते हो। जेई के लिए आपको अच्छे अच्छे बुक्स के बेस पे, पीवाईक्यू के बेस पे, रेगुलर प्रैक्टिस के साथ अच्छा फोकस चाहिए, अच्छा कॉन्सेप्ट चाहिए, तब आप 100% की ओर एम कर सकते हो। इसलिए मैंने 5 आउट ऑफ 10 दिया, थोड़ा कठिन है जेई के लेवल, आईटी लेवल की बात करूँ फिजिक्स तो, लेकिन नीट में 6.5 इसलिए दिया हूँ कि डुएबल है, रेगुलर प्रैक्टिस में प्रीवियस ईयर पैटर्न्स को देख के पकड़ सकते हो आप नीट की फिजिक्स को। ठीक है, वहां पे डुएबल है। परफेक्ट स्ट्रेटेजी टू कवर सिलेबस है, तो सबसे पहली बात ये अपने से कवर नहीं होगा कि किताब लेके आप शुरू कर लो, वैसा फर्स्ट डे से आप प्रैक्टिस मत करना उस चीज को। वो एक एक्सपर्टीज आने के बाद, एक एक्सपीरियंस होने के बाद करना ज्यादा ठीक रहता है। आप सबसे पहले किसी भी क्लासरूम, जैसे आप स्कूल जाते हैं या कोचिंग जा रहे हैं, वहां से आप पढ़िए। स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल के क्लासेस अच्छे से अटेंड कीजिए, फिर किसी बुक रीड कीजिए, फिर टॉपिक में डिफिकल्टी आता है तब आप जो है कोचिंग की तरफ जा सकते हैं या लेक्चर्स की ओर जा सकते हैं। फिर बुक रीडिंग इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए। सॉल्विंग क्वेश्चंस एंड अप्लाइंग कॉन्सेप्ट्स ऑन ऑल पीवाईक्यू, सारे पीवाईक्यूज में देखना कि ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ा हूं मैं, v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, इसमें a कांस्टेंट रहता है,
बी कौन सी वेलोसिटी है, यू कौन सी वेलोसिटी है, टाइम फ्रेम में लगता है या इंस्टेंटेनियस में भी लग सकता है, ये किस मतलब हर कंडीशन को देखते हुए वो 2-3 कॉन्सेप्ट को क्लब करके उसको अप्लाई करना सीखना है पीवाईक्यूज में, ठीक है। शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना, शॉर्ट नोट्स में की पॉइंट्स होंगे जिसमें कंडीशंस होगा, इसमें सारे फॉर्मूले होंगे, ये चीज आप लेके थ्रू आउट द 11th क्लास लेके चलना, आपको बहुत हेल्प करेगा। एट द एंड आप जब रिवाइज करोगे ना कि यार 10 पन्ने में 15 पन्ने में पूरा फिजिक्स 11th कवर हो गया, तो वो इसी होगा, की पॉइंट्स नोट करना और सारे छोटे से छोटे फॉर्मूले लिख के रखना उसमें, ठीक है। और कोशिश करना, अगर ऑब्जेक्टिव है तो 100 क्वेश्चन, सब्जेक्टिव है बड़े बड़े क्वेश्चन तो 30 से 40 क्वेश्चन जरूर आप सॉल्व करना, आप बहुत अच्छे प्रिपरेशन में आगे बढ़ोगे, आप इससे इंटरेस्ट भी बने रहेगा आपका। तो ये स्ट्रैटेजी थी मेरे तरफ से, ठीक है। आप लोग को अगर अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और फिजिक्स इस तरीके से ज्यादा नहीं तो आई थिंक 15 डेज इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके देखो, आप यू विल फील द डिफरेंस। और यही सारी स्ट्रैटेजीज आपको थोड़ा सा आप रिलैक्स कर सकते हैं प्रैक्टिस में, केमिस्ट्री में और मैथ्स में जो है आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ प्रैक्टिस भी रिगरस रूप से चाहिए, वो चीज़ आप थोड़ी मैथ्स में बढ़ा देना। उसके लिए भी अगर आप वीडियोस चाहिए होंगे मैं ज़रूर बना दूंगा। तो बाकी ये सब स्ट्रैटेजी आप फॉलो करके देखिए और बताइए आपको कैसा लगा फिर, ठीक है। धन्यवाद, जय श्री राम।